Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आज क्या है, डेमो लेक्चर है। एक लेक्चर जो डेमो दे दिया जाता है ना, वो वाला लेक्चर है फॉर मई और जून 22 बैच फॉर इंटर एंड एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट। करेक्ट है, एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट। ठीक है सर। डेमो लेक्चर है तो सर कुछ पढ़ाओगे कि सिर्फ ज्ञान दोगे? चैप्टर 1 जो है वो आज हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले बताओ किस हिसाब से सर आप प्रोसीड करने वाले हो, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हमें सब कुछ पता रहना चाहिए कि आगे किस हिसाब से हम बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स। उसका रीजन है कि जो आईसीआई का मटेरियल है फिनांस एक्ट 2021 का अपडेटेड, वो अभी तक सिर्फ इनकम टैक्स का ही आया है, जीएसटी का नहीं आया है। और साथ में इनकम टैक्स ही मैं पहले शुरुआत करता हूं, क्योंकि सीए इंटर वालों को ये बेसिकली 60 मार्क्स का आता है, सीएस वालों को तो दोनों 50-50 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहले हम लोग इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनकम टैक्स के 8-10 चैप्टर करने के बाद जीएसटी भी स्टार्ट कर लेंगे और साथ साथ में खत्म करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी सर ये बताओ कि कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं अपने आप को नोट्स से कराऊंगा। सर नोट्स कराओगे तो स्टडी मटेरियल का क्या होगा सर? हर एक स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन आपके ये नोट्स, जो नोट्स है आज मैं डिस्कस भी करूंगा, आपको पता चलेगा हर एक लाइन उसमें इनकॉर्पोरेट है। सो आपको कोई वो वरी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड हो तो आपको पता है मैं एक मैराथन डाल देता हूं 25 से 30 घंटे के बीच में, जिसमें हर एक लाइन स्टडी मटेरियल से आपको रिविजन करके डाल दी जाती है। खुद के नोट्स का क्या फायदा है, वो एक ऐसी वे से प्रेजेंट किया गया है ताकि हर एक चीज आप क्विक वे में याद कर सको। लैंग्वेज का कोई टेंशन नहीं है, मॉड्यूल की ही यूज की हुई है। सीएस वालों के लिए ये नोट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बिकॉज आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है, आपके एग्जाम के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। इतने कंसाइज वे में आप एग्जाम से एक दिन वो टाइम है उसमें ये नोट्स पूरा रिवीजन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से क्लास देखी हो अच्छी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर डाल देना चाहता हूं, यहाँ पे कोई मैं शॉर्टकट, कोई फास्ट ट्रैक, ये सब कुछ नहीं करने वाला हूं। कोई क्लास में जोक नहीं मारने वाला हूं, बिकॉज मेरे को लेक्चर के बीच में जोक मारने नहीं आते हैं। पर आपको एक मिनट भी बोर नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, बिकॉज हर एक प्रोविजन को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, उसका इन डिटेल रिवीजन करेंगे। मैं क्लास में ही 3 से 4 बार आपको चीजें रिवाइज करवा दूंगा। ये आप मेरे पास स्टूडेंट से पूछ सकते हो। मैं आपके भाई जैसा हूं भाई। मेरा डेट ऑफ बॉर्न अगर आप देखोगे तो मैं 1996 25 साल का हूं। आप भी मेरे जितने ही, मेरे से 2-4 साल छोटे रहोगे, मेरे भाई बहन ही हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपको ऐसा नहीं समझना मैं अभी 1-1.5 साल पहले तक सीए फाइनल अपीयर कर रहा था। सो मेरे पास सबसे ज्यादा बोलते हैं ना कि फीलिंग पता है भाई स्टूडेंट्स की क्या होती है, कहाँ पे लगती है, तो वो उसके लिए मैं आपको फुल सपोर्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको साइड में रखते हैं। सर नोट से पढ़ाओगे बिल्कुल। क्वेश्चंस कैसे कराओगे सर? इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट, जीएसटी में, टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि थियरी सब पढ़ाते हैं, क्वेश्चन कैसे कराओगे? सीए के स्टडी मटेरियल में, सीएस के स्टडी मटेरियल में, सीएमए के स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका मैं अभी ये टाइम पे क्वेश्चन बैंक एक बना दूंगा, और वो क्वेश्चन बैंक से जितने क्वेश्चंस है सब कराएंगे। सर मॉक टेस्ट का क्या करोगे? क्लास के विदिन क्लास 10+ टेस्ट होंगे, और इसके लिए आपको कोई फी वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना, वो इंक्लूडेड है। आपको क्या करना है, आपको बस अपीयर करना है। अभी क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे कि मैं एक एक को कॉल करके नहीं बोल सकता कि आपने अपीयर किया है कि नहीं किया। आपको अपीयर करके क्लास के जो भी एग्जाम्स होंगे उसके फोटो खींच के मेरे को भेजने हैं। मैं खुद, डाउट कौन सॉल्व करेगा? मैं खुद सॉल्व करूंगा। इवेलुएट कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ मैं करने वाला हूं आपके लिए। करेक्ट है? तो आपका बॉन्डिंग। सर डाउट आ गया तो क्या करेंगे? डाउट आ गया है तो भाई व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप कभी भी पूछो, विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 5 स्टूडेंट से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी, सर सिली डाउट, सिली वगैरह कोई डाउट नहीं होता। डाउट होता है आपको नहीं आता है कोई चीज, इसीलिए आप क्लास में आए हो। अदरवाइज भाई आता तो आपको आने की जरूरत ही क्या थी? सिंपल चीज है ये, मैं खुद बिलीव करता हूं, क्योंकि मुझे कभी डाउट आता था तो कोई टीचर ऐसा बोलता था ये सिली डाउट है। भाई सिली कुछ नहीं होता, डाउट है, डाउट है। ठीक है, स्टूडेंट्स को यही डाउट आएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें सर, लेक्चर एक्सेसिबल कैसे होंगे?
सर लेक्चर एक्सेसिबल बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक मैं प्राइवेट वीडियो का लिंक दूंगा आपको, वो लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपका लेक्चर ओपन हो जाएगा। आप मोबाइल पे देखो, देखना चाहो मोबाइल पे देख लो, लैपटॉप में देखना चाहो लैपटॉप पे देख लो, आईपैड पे देखना चाहो आईपैड पे देख लो, पीसी पे देखना चाहो पीसी पे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप खुद ही अपने ईमेल आईडी के थ्रू देख सकते हो, किसी और के लॉगिन वगैरह करके नहीं देख सकते। आप अपनी ईमेल आईडी से कितनी भी बार अनलिमिटेड टाइम टिल एग्जाम देख सकते हो। सर बाद में कभी कोई ऐसा खुदा ना खास्ता हो गया कि हम एग्जाम वगैरह नहीं दे पाए, तो एक्सटेंड कराने हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड हो जाएंगे, मेरे क्लास स्टूडेंट से पूछ लो। फुल स्टूडेंट फ्रेंडली आपको मिलेगा माहौल, बोलते हैं ना माहौल, एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है सर, इतना समझ गए। अभी ये सब ठीक है सर, ये बताओ कि पढ़ाओगे कैसे, मतलब कितना घंटा पढ़ाओगे। तो देखो इनकम टैक्स का लगभग लगभग 2-4 घंटा आगे ही होगा, पीछे तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। 100 आवर्स का कंटेंट होने वाला है और जीएसटी का लगभग 80 आवर्स का कंटेंट होने वाला है। 80 आवर्स में ये 100 और 80 आवर्स होंगे। इसके अलावा आपको मैराथन मिल जाएगा जो 20-25 घंटे का होगा, जिसका क्या फायदा होगा, आप रिवीजन क्विक हर बार देखो इतना घंटा दे नहीं सकते, तो वो 20-25 घंटा 2x की स्पीड से देख लोगे तो 10-12 घंटे में आपका पूरा सिलेबस हो जाए। तो आपका अगर मैराथन कर लोगे तो देखो पूरे टाइम 180 घंटा तो देखो पॉसिबल नहीं है। समझो पीजीबीपी में 20 घंटा पढ़ा रहा हूँ, तो समझो कि आपको बाद में कभी पीजीबीपी नहीं समझ रहा है तो आप वापस देख सकते हो 1.5x की स्पीड से, 2x की स्पीड से, तो आप देख सकते हो। पर हर एक चीज आप वापस नहीं देख सकते। अगर आप देखना चाहो तो कोई तकलीफ नहीं है, अगर अभी आप लेक्चर ले लेते हो तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली ऐसा होता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए ये मैराथन इशू किया जाता है, मतलब अपलोड किया जाता है, जिससे आप क्या करो बार बार वो चीज को रिवाइज कर सको। सिंपल है। तो ये बात हुई, इनकम टैक्स इतने घंटे का रहेगा, जीएसटी इतने घंटे का रहेगा। सीएस वालों को रेशियो थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि इनका इनकम टैक्स जो है ना बहुत बड़ा है, मतलब 1000 पेजेस का स्टडी मटेरियल है, तो उसमें 700 पेजेस का इनकम टैक्स है और 300 पेजेस का जीएसटी है, और इसका वेटेज भी 50 मार्क्स है, इसका वेटेज भी 50 मार्क्स है। करेक्ट है, ये बहुत बड़ा है। पर बहुत बड़ा है, पर पूछा वही जाता है जो यहाँ पे पूछा जाता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम। करेक्ट है। तो ठीक है, वो अभी बाद में जब लेक्चर्स करेंगे तभी उसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सर बात करते हैं, समझो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें कोई डाउट आ गया, क्या करना है आपको, जब भी डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सअप कर कीजिए, मेरा नंबर है 7977387445। ठीक है, आपके पास रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको इंक्वायरी करना है सर, क्या करो, सीधा मेरे पास ही आओ, मैं ही हूँ जो हर चीज कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्लास नहीं भी लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फाइनेंशियल वगैरह आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, डाउट आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको पता है क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, आपको डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। चलो सर, इनकम टैक्स के कैसे पढ़ाओगे, देखो अभी मैं आईसीआई की वेबसाइट में आया हूँ, सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में। सीएस की क्यों नहीं आया सर, सीएस की नहीं आया बिकॉज अभी तक वो लोग ने अपडेट नहीं किया। सीए की वेबसाइट में अगर मैं आऊँ, और जो अपना बीओएस पोर्टल है जहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स मटेरियल वगैरह पड़ा रहता है, तो मैं सबसे पहले आता हूँ टैक्स सिलेबस के ऊपर। टैक्सेशन मेरे को पढ़ाना है, ये इंटरमीडिएट कोर्स है, इसमें पेपर 4 जो है वो टैक्सेशन है। टैक्सेशन में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये जो स्टडी मटेरियल रेलेवेंट फॉर May 22 है ना, ये कुछ टाइम पहले ही, मतलब विद इन 3-4 डेज ही डाला है, और उसमें सिर्फ अभी तक इनकम टैक्स डाला है। करेक्ट है। अगर इनकम टैक्स में देखें तो यहाँ पे कुछ आपको 14 चैप्टर्स दिखेंगे, यहाँ पे 10 चैप्टर ही है, पर 5 हेड्स जो है उनको यहाँ पे क्या कर दिया है, एक चैप्टर माना गया है, पर ये सब अलग अलग बड़े बड़े चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो 14 चैप्टर्स है ये हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। हर एक कंसेप्ट, हर एक लाइन आपको जो है वो याद करवाना, हर सेक्शन याद करवाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम अटेंड करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल है। उसके बाद जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आपको क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक उतना मजा नहीं आएगा, और बोलते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो लिंक नहीं बैठेगा। तो आपको क्या करना है, जो मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस करना है। फिर बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट कैसे होंगे, समझो ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, स्टार्टिंग में हम लोग ये फर्स्ट 3 चैप्टर ही करने वाले हैं। सीएस के मटेरियल में भी ये 3 चैप्टर सेम है, सीए में भी सेम है। बेसिक कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस,
और इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ये जब हो जाएगा तो इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, मैं टेस्ट इश्यू कर दूंगा। ये 3 चैप्टर का आपको क्वेश्चन बैंक एक साथ मिल जाएगा। ये 3 चैप्टर का आपको एमसीक्यू बुक एक साथ मिल जाएगा, जिसको स्कैनर बोला जाता है बेसिकली, वो भी मैं ये टाइम से अपना इश्यू करने वाला हूँ। बात करें पास्ट की, तो मैंने अपना ये बैच स्टार्ट किया था लगभग 1 साल पहले, फर्स्ट बैच में ही जिसका रिजल्ट आया था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 2 जो था। नो डाउट मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। रैंक देखो कोई टीचर नहीं दिला सकता, रैंक स्टूडेंट की मेहनत है, सब कुछ उसका है। बट जस्ट ये बोलना चाहूंगा कि अगर वो ला सकती है तो आप भी ला सकते हो। मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करेक्ट है। प्लस 12 से 15 प्लस एग्जामिशन फर्स्ट बैच में इटसेल्फ आए थे, तो कंटेंट आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। टेस्ट ये जो समझो मॉड्यूल वाइज आपके टेस्ट होंगे, फर्स्ट 3 चैप्टर हो गए, आपको टेस्ट मिल जाएगा, आपको अपीयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी मैं आपके पीछे फोन लेके नहीं पढ़ सकता, वो आप भी अंडरस्टैंड करते हो, आप अभी बड़े हो, करेक्ट है। तो ये हो गया। यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस कर लिया। इसके बाद सर ये तो चलो मॉड्यूल की बात है, उसके बाद जो आरटीपी वगैरह आती है वो डिस्कस करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे। ये देखो ये जो वेबसाइट है इसमें आगे चीजें दी हुई है, जैसे कि ये स्टैट्यूटरी अपडेट है नवंबर 21 के लिए, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए ऑलरेडी वो अमेंडमेंट में आ जाएगी। फिर एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियो जो होते हैं वो आप करवाओगे क्या? देखो जीएसटी के तो मैंने यूट्यूब पे ही डाले हुए, इनकम टैक्स के क्लास स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अमेंडेड एज पर अमेंडमेंट आपको मिल जाएंगे। पास्ट एग्जाम पेपर्स 3 से 4 पास्ट एग्जाम पेपर आपको मिल जाएंगे विद अमेंडेड सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आरटीपी जैसे ही आपके अटेम्प्ट के रिलेटेड आरटीपी आएगी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। पास्ट आरटीपी का वीडियो तो ऑलरेडी डाला हुआ है। क्वेश्चन पेपर्स हो गए, मॉक टेस्ट पेपर मैं खुद लेने वाला हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर यूट्यूब पे सॉल्व करवा दूंगा। सजेस्टेड आंसर तो वही होता है कि जो पास्ट एग्जाम के ये हिसाब से अमेंडमेंट करके ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट वाले सॉल्यूशन डाल देंगे, करेक्ट है। तो इतना सब कुछ जो भी आपके ये साइट के ऊपर कंटेंट आएगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं ये क्या करूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दूंगा और आपको क्या कर दूंगा, करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर फी क्या रहेगा? जिसने एनरोल कर दिया है, फर्स्ट लेक्चर देख रहा है, उनको फी का पता है, आप थोड़ा सा आगे कर सकते हो, कोई बात नहीं। फी विल बी ओनली ₹2750 फॉर सॉफ्ट कॉपी नोट्स। इतने कंटेंट के लिए, लगभग 180 घंटे के कंटेंट के लिए आपको सिर्फ 2750 पे करना है। इतना भाई देखो, ये लोवेस्ट फीस पॉसिबल है ये क्वालिटी के टीचिंग के लिए। सर क्वालिटी कैसे पता चलेगा? अभी आगे आप देखोगे, ये तो है ही, साथ में आप मेरे पिछले कुछ मैराथन्स वगैरह देख सकते हो, वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई ये क्वालिटी के ऊपर इतनी कम फी, पिछली बैच में भी इतनी ही फीस थी, उससे पिछली बैच में भी इतनी ही फीस थी। भाई फी बढ़ाना कोई वो नहीं है। अगर आप हार्ड कॉपी की बुक लेते हो तो देखो मुझे कुरियर का कॉस्ट वो सब पड़ जाता है, तो उसकी वजह से वो 500 रुपीज कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। अदरवाइज आपका कोई कॉस्ट नहीं है। ये 2750 में आप इनकम टैक्स भी सीख रहे हो, जीएसटी भी सीख रहे हो, वो भी एकदम हाईएस्ट लेवल पे सीख रहे हो। मतलब एक एक कंसेप्ट, एक एक सेक्शन, ये देखो साथ में मैं बेयर एक्ट पे लेके बैठा हूँ, इसका भी रेफरेंस दे दूंगा। मतलब हर एक चीज आपको जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है ना, उतना अच्छे से डीप तरीके से पढ़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, अभी ये सब तो हो गया, और कुछ डिस्कस करते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1। अगर आपके दिमाग में टैक्स के नाम पे थोड़ा भी फियर है, थोड़ा भी तो, और वो आपको क्या करना है, निकाल देना है, बिल्कुल निकाल देना है। आपको अभी कोई डर वर नहीं पाल के रखना है टैक्स के नाम पे। ये मेरी गारंटी है, ये मैं निकाल दूंगा, ये मेरी अश्योरेंस है। जो बोलोगे, जो बोलते हैं ना, गारंटी लेता हूँ, बस वो वाली चीज है कि टैक्स में आपको कोई तरीके का डर नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। सर चैप्टर्स कौन कौन से हैं टैक्स में, वो एक बार ओवरव्यू बता दो। देखो ओवरव्यू बताता हूँ सब्जेक्ट का, सीए वालों के लिए भी, सीएस वालों के लिए भी, ठीक है। तो वो आपको पता तो रहना चाहिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करें, हम कहीं पे भी जहां पे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, बोलते हैं ना इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं या जीएसटी पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे भी हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ रहे, करेक्ट है, ये समझना है। हम एक्ट नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं। लॉ में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि एक पार्ट एक्ट है, दूसरा पार्ट है आपका फिनांस एक्ट वगैरह होता है इनकम टैक्स में, नहीं तो रूल्स होते हैं, करेक्ट है। फिर हम लोग पढ़ते हैं नोटिफिकेशंस वगैरह जो आती है, सर्कुलर्स वगैरह जो आते हैं,
केस लॉज वगैरह जो आते हैं, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, ये अगर एक कोई कानून पढ़ना है तो उसके अंदर पढ़ते हैं। हम कहीं पे भी अपने को क्या लगता है हम एक्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए हम एक्ट नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये सब चीजें क्या होगी, इंक्लूड होगी। सिंपल है, यस बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर कौन से चैप्टर से मतलब कितना मार्क्स का। सर देखो सीए इंटर जो है उसमें ग्रुप 1 का पेपर 4 जो है वो क्या है, टैक्स है। सीएस एग्जीक्यूटिव का भी मॉड्यूल 1 जिसमें मॉड्यूल बोला जाता है, मॉड्यूल 1 का पेपर 4 जो है वो क्या है, टैक्स है। सीए में टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्स है वो 60 मार्क्स का है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 40 मार्क्स का है। पर सीएस में दोनों कितना है, 50 मार्क्स का है और 50 मार्क्स का है। इतना क्लियर है? यस सर। सीए का जो सिलेबस है ना वो किस हिसाब से एग्जाम पेपर कैसे डिजाइन होगा बताएं। ये 60 में से जो 30% है वो क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा, और 70% क्या आएगा, थ्योरी या सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं वो आएगा। यहाँ पे भी सेम है, 30% आपका आएगा एमसीक्यूज और 70% क्या आएगा, सब्जेक्टिव, मतलब जिसमें थियोरी या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे। सीएस वालों को दोनों में क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा प्लस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, आगे लाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो लगता है थोड़े टाइम बाद ये लोग लाएंगे और लाना भी चाहिए भाई, कोई उसमें गलत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रोफेशनल एग्जाम है, अच्छे लेवल का एग्जाम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सबके लिए आएगा, एक आदमी के लिए तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आपका सिलेबस बाइफरकेट होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। डायरेक्ट टैक्स ही आपका इनकम टैक्स होता है और आईडीटी जीएसटी होता है, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, ठीक है। तो ये हो गया सर। फिर कितने चैप्टर है, देखो सीएस वालों ने सिर्फ नाम के लिए 10 चैप्टर डाले हैं, आपने भी नाम के लिए 10 चैप्टर डाले, पर यहाँ पे 10 की जगह पे कुछ 25 चैप्टर इनकम टैक्स में है, ठीक है। और जीएसटी में 10 के नाम पे 10 ही मतलब छोटे छोटे चैप्टर है, जीएसटी में कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स में यहाँ पे भरपूर कंटेंट डाला है, ये मेरी गारंटी है। आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि सर इतना बड़ा है, भाई बड़ा है सबके लिए, भाई 700 पेज के लिए 50 मार्क्स डाला है, बड़ा है। तो आपको ये कंप्लेंट नहीं करना है कि सर इतना बड़ा है कैसे करूं, इतना बड़ा है कैसे करूं। भाई आपको जब ये कोर्स ज्वाइन कर रहे थे तो आपको पता था कि भाई ये बहुत बड़ी चीज है, भाई बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो सीएस एग्जीक्यूटिव वालों से 180 पेजेस में पूरा इनकम टैक्स इनकॉर्पोरेटेड रहेगा, 180 पेजेस के अंदर अंदर एक लाइन भी मिस नहीं होगा। कुछ अगर मतलब 90% मैं बोलूंगा, 10% कुछ मिस किया है वो मैंने जानबूझ के किया है, मैं क्लास के अंदर बताऊंगा कि ये मैंने मिस किया है, क्यों किया है। जैसे एक मैट करके कंसेप्ट आता है, मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वो नहीं आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे पॉसिबल। 1-2 मार्क्स के लिए अगर पूछा तो भी ठीक है, मैं बोल दूंगा कि ये मैंने स्किप किया है और उसका यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा कि भाई ये चीज आप यहाँ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर आपकी बात करें तो आपको लगभग ये 14 चैप्टर है सीए इंटर में, जो कि काफी मैनेजेबल है। कोर्स बड़ा है नो डाउट, पर काफी मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इतना अच्छे से हम लोग करेंगे ना, हो जाएगा, ठीक है। 14 चैप्टर जो कि वर्थ है, 60 मार्क्स के लिए पूछने वाले हैं तो इतना तो पूछेंगे, और बचे हुए 40 मार्क्स के लिए जीएसटी में कुछ 8-10 चैप्टर है, और जीएसटी बहुत स्कोरिंग है मेरे भाई, एकदम ईजी है, मजा आएगा पढ़ने में, और मजा आता है, मतलब वो वाली चीज है, और काफी फटाफट फटाफट निकलता है। तो जीएसटी स्कोरिंग है यहाँ पे, 40 में से अपने को मैक्सिमम मार्क्स टारगेट करने हैं, और आपको तो सीएस वालों को तो ये 50 मार्क्स में आपको बोलते हैं ना, एकदम अटैक करके रखना है कि ये चीजें तो हमको बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत वास्ट है, जीएसटी बहुत छोटा है, 300 पेज के लिए 50 मार्क्स मिल रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं, मतलब अटैक करना है, वो वाली चीजें। तो ये अपना कुछ कोर्स का बाइफर्केशन मैंने बता दिया, आगे हम लोग इन डिटेल बात करते रहेंगे, जैसे जैसे चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे तो ये चैप्टर का बाइफर्केशन करेंगे, पास्ट एग्जाम में कितना क्या ट्रेंड रहा है, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कुछ चीजें बताई, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इनकम टैक्स का चैप्टर 1, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। अभी ये सब चीजें हो गई, इंट्रोडक्शन वगैरह बेसिकली बताना पड़ता है ना कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। आपको ईमेल पे 6 बजे 6 PM मेरा फेवरेट टाइम है, अगर कोई पुराना स्टूडेंट है, इससे पहले आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। लेक्चर्स जैसे जैसे होंगे आपको क्या मिलता रहेगा, लिंक मिलता रहेगा। लेक्चर्स के अनलिमिटेड व्यूज है, देखो लाइव करने जाऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होगा, वो अनलिमिटेड व्यूज नहीं दे पाऊंगा, करेक्ट है। तो मुझे अनलिमिटेड व्यूज देना है, अनलिमिटेड टाइम तक आप देख सकते हो,
कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी हुआ है कि चलो किसी का नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब रिजल्ट 10% आएगा तो 90% तो नहीं होंगे किसी भी रीजन से, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अमेंडमेंट लेक्चर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। अभी बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। माय नेम इज सीए। सीए बोलना जरूरी है भाई, मैं नाम के आगे लगाता नहीं हूँ, बट भाई नहीं तो लोग मानते नहीं, आजकल ऐसा हो गया। सीए महेंद्र वोहरा। ऑब्वियसली आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट। अभी अभी थोड़े टाइम पहले बना हूँ। टैक्स के हर एक सब्जेक्ट में अभी तक जितना जगह टैक्स पढ़ा है, हर जगह एग्जम्पशन आया है। तो आप ये सब्जेक्ट आता है, थोड़ा बोलते हैं ना, एक कोई एक चीज होती है ना जिसमें अपना मन लगता है, वो वाली चीज है। तो भाई हर जगह पे टैक्सेशन में एग्जम्पशन आया है। आपको जैसे बताया अभी तो कितने बहुत सारे, मैंने तो एग्जम्पशन वगैरह वो काउंट भी नहीं करता, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की मेहनत है। क्योंकि कुछ ऐसे भी तो स्टूडेंट है जिनका नहीं भी हुआ, तो वो देखो रैंक भी आया है, तो भाई रैंक भी स्टूडेंट की मेहनत है। भाई मैं किसी का क्रेडिट खाना नहीं चाहता, पर ये जरूर बोल सकता हूँ कि अगर आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, तो आपका भी आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि टीचर का रोल होता है 50%, 50% वो खुद स्टूडेंट का रोल होता है, और रैंक में टीचर का रोल होता है 10%, 90% खुद उस स्टूडेंट का होता है। भाई नहीं तो रैंक नहीं आता, सीधी सीधी बात है, किसी का क्रेडिट नहीं लेना, कुछ नहीं करना। फिर बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ओनली क्लास जो आपको ये एश्योरेंस देता है कि अगर आप जितने भी मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ आप देख रहे हो, जितने भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ वो आप कर रहे हो, जितने भी मैं आपको रिवीजन सीरीज दे रहा हूँ वो आप 2-3 बार रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन सीरीज, टेस्ट सीरीज, क्लास, ये सब 2750 में ही है, करेक्ट है, अलग नहीं है। अगर इतना आप कर रहे हो ना, मैं अश्योरेंस देता हूँ, अगर आप नहीं क्लियर होते हो टैक्स में, तो मैं पैसा जो है, जो फी मैंने 2750 लिया है वो मैं रिफंड कर दूंगा, खुशी खुशी रिफंड कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो अभी इससे ज्यादा कमिटमेंट कोई टीचर दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये काम में देखो मजा आता है, सिंपल सी बात है, और ये काम मैं करता हूँ, और इसके लिए मैं खुद बोलता है ना कि रिसर्च बुक बनाना, अभी देखो मैं नया हूँ फिर भी मेरा बहुत अच्छा खासा कंटेंट रेडी है आपके लिए। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता रहेगा और बढ़ता जाएगा। आपको एक सेक्शन वाइज समरी मिल जाएगा। सेक्शन वाइज समरी क्या होता है लेक्चर के आगे मैं बता दूंगा। हर एक सेक्शन के रिलेटेड मैं आपको 10 पेज के अंदर पूरा डिटेल दे दूंगा, और उसपे सामने स्पेस रहेगा जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने कुछ पॉइंट से जो लिख सकते हो वहां पे, ये आपको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन बैंक के बारे में बात की, चलो ज्यादा बात नहीं करते, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट्स है ऑफ इनकम टैक्स आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, करेक्ट। देखो हर चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट्स में डिवाइड करने का पर्पस क्या होता है, बहुत अच्छे से चीजें याद रहती है। समझो आपको 50 पेज दे दिए पढ़ने के लिए, अभी ये 50 पेज आप क्या करो, फटाफट पढ़ो। ठीक है, प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, सर 50 पेज पढ़ने, उसकी जगह ऐसा बोला जाए कि रोज 5-5 पेज पढ़ो, रोज 5-5 पेजेस पढ़ो। कौन सा बेटर रहेगा सर? रोज 5-5 पेजेस में कैसा रहेगा, आपको बाइफरकेशन मिला रहेगा। देखो कोई बुक रहता है, कोई भी बुक है, समझो फॉर एग्जांपल पहली से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी तक जितनी आपने बुक्स पढ़ी है, कोई भी बुक में ऐसा क्यों नहीं था कि पूरा कंटेंट एक साथ दे दिया। बुक को क्या किया है, बाइफरकेट किया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, करेक्ट है। उसको क्यों किया गया, ताकि इजी हो सके। जितना अपने को छोटी चीजें मिलती है ना पढ़ने को, उतना अपना माइंड ज्यादा बेटर चलता है, और उतना ज्यादा हम अच्छे से वो समझ सकते हैं। तो चैप्टर 1 को मैंने उसी पर्पस के हिसाब से 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4 और 5, करेक्ट है। जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग क्या सीखेंगे पता है, बहुत ही सिंपल सी चीजें सीखेंगे। टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स लॉ क्या है, ये सब चीजें सीखेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्यूटेशन कैसे होता है। मतलब यहाँ पे कॉम्प्यूटेशन टैक्स रेट वगैरह अभी हाथ नहीं लगाएंगे, वो 5th पार्ट में हाथ लगाएंगे। ये चैप्टर का जो 5th पार्ट आएगा ना उसमें हाथ लगाएंगे। अभी सिर्फ ये सीखेंगे कि कैसे इनकम टैक्स हमें लगाना पड़ता है, मतलब कैसे फ्रेम होता है इनकम टैक्स। ठीक है, वो कहाँ देखेंगे, सेक्शन पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं जो डेफिनेशंस रहती है, बहुत सारी चीजें डिफाइन की रहती है कि इसका मतलब क्या होता है, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसी का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें हैं बहुत सारी चीजें डिफाइन की रहती है, ये पार्ट 3 में देखेंगे।
पार्ट 4 में कुछ मिसलेनियस चीजें डाली हुई है आपके चैप्टर 1 में, वो डिस्कस करेंगे। और पार्ट 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि चार्जिंग सेक्शन क्या होता है इनकम टैक्स का, देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, समझेंगे टैक्स रेट्स क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, ये सब चीजें सीखेंगे। सिंपल है। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, जो कि है बेसिक सी बातें करता है। इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला नहीं हूं क्योंकि एग्जाम में इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। आपका बेस बनाने के लिए ये सब चीजें दी जाती है। टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स कौन चार्ज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा है, ये सब चीजों के ऊपर चलो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि टैक्स होता क्या है। सर टैक्स बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। गवर्नमेंट है, वो आपसे क्या लेती है, कुछ रेवेन्यू का आपका पार्ट लेती है, उससे क्या करती है, उससे रोड बनाती है, होटल बनाती है, और क्या करती है, अपनी कंपनी चलाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, ये सब काम करती है। तो टैक्स का बहुत ही सिंपल सा क्या मतलब होता है कि कुछ पार्ट लिया जाता है सिटीजन से, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, अपना विकास का काम कर सके, उसके बारे में क्या बोला जाता है, टैक्स बोला जाता है। तो टैक्स आपके मॉड्यूल में क्या बोला गया है, टैक्स का मतलब क्या होता है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन सोसाइटी। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसका जो आप कॉस्ट पे करोगे, इसको क्या बोला जाएगा, टैक्स बोला जाएगा। ये लेवी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट लेवी करती है, किसके लिए, ताकि कॉमन वेलफेयर क्या कर सके, उस कॉमन वेलफेयर के एक्सपेंस कर सके सोसाइटी के लिए। ये कोई एग्जाम में आपके नहीं पूछेगा कि टैक्स क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा, ये अपने को बस समझने की चीज है। यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट, यहाँ पे कुछ सिटीजन बैठे हैं, यहाँ से वो पैसा ले रही है, यहाँ पे वो क्या कर रही है, अलग अलग चीजों के लिए लगा रही है, हॉस्पिटल के लिए लगा रही है, बाकी किसके लिए लगा रही है, स्कूल्स के लिए लगा रही है, रोड के लिए लगा रही है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगा रही है, स्वच्छ भारत के लिए लगा रही है, वॉट एवर द केस में भी उसके लिए लगा रही है। ये इनके लिए क्या है, लोगों के लिए, सिटीजन के लिए क्या है, ये कॉस्ट है। कॉस्ट किसका, सोसाइटी में रहने का, ये क्या है, कॉस्ट है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इनके लिए रेवेन्यू है। किसके लिए, अलग अलग चीजों के डेवलपमेंट के लिए आपको ये रेवेन्यू मिल रहा है, जो आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है। टैक्स की बात करें तो टैक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये समझने से पहले ये समझो कि जो भारत का संविधान है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या बोलता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 है, एक आर्टिकल 265 है जो बोलता है कि इंडिया में कोई तरीके का टैक्स लेवी नहीं हो सकता, कोई तरीके का टैक्स लेवी नहीं हो सकता अनलेस अथॉरिटी जो है वो क्या करता है, पावर देता है, तो ही क्या होगा, आप कोई तरीके का टैक्स लेवी कर सकते हो। आर्टिकल 265 क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, कि इंडिया में कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता अनलेस अथॉरिटी क्या करता है, पावर देता है तो ही लगा सकता है। इसका क्या मतलब है सर, ये क्या बोल दिया। आप तो बोलोगे सर हर जगह हम टैक्स ही टैक्स सुनते हैं, भाई इधर ये इतना टैक्स लग रहा है, ये इधर इतना टैक्स लग रहा है, ये क्या बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, कोई टैक्स नहीं लगा सकता। ये सही बात है कि वो बोल रहा है कोई टैक्स नहीं लगा सकता अनलेस वो क्या बोल रहा है, कोई अथॉरिटी पावर देता है। अगर आपने पुराने जमाने के पिक्चरें देखी रहेगी, पुराने जमाने की हिंदी मूवीज होती है ना, उसमें अगर आपने देखा रहेगा तो आप बहुत सारी चीजों में देखते रहोगे कि वो जमींदार वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, वो मजदूर वगैरह के ऊपर कोई भी तरीके का टैक्स वगैरह लगाते थे। वो लगान मूवी देखी थी ना, उसमें 3 टाइम्स आपको देना पड़ेगा, ऐसा सब क्या करते थे। जिसका मन आता था ना वो बैठ के फार्मर्स के ऊपर, मजदूरों के ऊपर क्या करता था, टैक्स वगैरह लगाता था। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे पहले यही बोला गया कि कोई टैक्स नहीं लगा सकता अनलेस अथॉरिटी क्या कर रहा है, पावर दे रहा है टैक्स लगाने का। तो कौन अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी 3 लेवल पे डिसाइड होती है। सबसे पहले इंडिया आपको पता है फेडरल नेशन है। फेडरल नेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नेशन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी पावर है। करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या किया गया, पावर को डिवाइड किया गया। पावर कौन देगा, या तो पार्लियामेंट देगा। सेंट्रल लेवल पे कौन देगा, पार्लियामेंट देगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, पता रहेगा, बेसिक सी चीज है। वो लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इलेक्शन लड़के जीतते हैं, और राज्यसभा में जो स्टेट असेंबली होती है उसके जो भी विधायक वगैरह रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को क्या करते हैं, चूज करते हैं।
और स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, ये सब आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं एक पैसे का आपको ज्ञान नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं सिर्फ आपको क्या कराने वाला हूँ, जो आपके सिलेबस में है उसको बहुत अच्छी तरीके से लिंक करवाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिसको विधानसभा बोला जाता है हिंदी में, करेक्ट है। जैसे महाराष्ट्र की विधानसभा, हर स्टेट की अपनी अपनी विधानसभा होती है, करेक्ट है। ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके पास पावर है क्या, स्टेट के रिलेटेड क्या करने का, लॉ बनाने का, ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसके साथ साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते होंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके बनाती रहेगी कानून। हाँ, तो इसको भी पावर दिया गया है कि भाई तुम भी क्या कर सकते हो, मिलके भी कोई कोई ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसके ऊपर क्या बना सकते हो, लॉ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तक मैंने क्या बोला, आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगा सकता अनलेस अथॉरिटी ने उसको पावर दिया है, तो तुम लगा सकते हो। और आगे बताया गया कि कौन कौन पावर, कौन अथॉरिटी कौन है। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देखेंगे तो पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी लॉ पास होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए तो एक्ट बन जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर है जो विधानसभा है, और कहीं कहीं पे दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इतना सिंपल है, यस इतना सिंपल है। तो इसमें जो टैक्स के मामले हैं वो भी यहाँ पे ही आते हैं। जो सेंट्रल लेवल पे टैक्स लगता है जैसे कि इनकम टैक्स है, उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। कुछ ऐसे कानून होते हैं जो स्टेट लेवल पे लगते हैं, जैसे कि पहले वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, अपना स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर दोनों को मिलके बनाना पड़ता है, उसमें कोई टैक्स के प्रोविजन नहीं है, पर बाकी बहुत सारी चीजें आती है जिसमें ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, टैक्स लॉ बनाते हैं, कोई भी तरीके का लॉ जिसमें टैक्स के लॉ भी इंक्लूडेड है। इतना क्लियर है? ये सर, ये मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू, आपका बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे, फिर मैं इसको सीधा बुक से क्या कर दूंगा, रिलेट कर दूंगा, तो आपको समझ जाएगा। यस, अभी मैं आगे बताता हूँ आपको टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्स के दो टाइप होते हैं बेसिकली, ऊपर से देखेंगे तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर ये बात बताओ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है। देखो, नाम से पता चल रहा रहेगा आपको ये क्या है डायरेक्ट है और ये क्या है इनडायरेक्ट है। सर इससे क्या पता चलता है, इससे कुछ नहीं पता चलता, तो मैं बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें जो पर्सन इनकम अर्न करता है वो क्या करता है, सीधा का सीधा गवर्नमेंट को क्या करता है, टैक्स जमा करता है, डायरेक्टली टैक्स क्या कर देता है, जमा करा देता है। पर इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। बर्डन क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। ये क्या बात है सर, मतलब जिसको एक्चुअली गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना है वो किसी और से टैक्स लेगा और क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ में। आपने कभी डेयरी मिल्क सिल्क खाया है, डेयरी मिल्क सिल्क खाया या सिर्फ खाया है, और उसका प्राइस क्या रहेगा, 160 170 रुपीज जो भी रहेगा। पर अगर आपने उसके पीछे देखा रहेगा तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है। तो मतलब जो 160 प्राइस है उसके अंदर आपने क्या किया है, जो भी 5-10 रुपए टैक्स का कंपोनेंट है वो आपने क्या किया है, जमा कराया है। पर आप किसको जमा करा रहे हो, डेयरी मिल्क वाले को जमा करा रहे हो, आप गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहे हो। ये पैसा गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा, ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा वो जो कंपनी वाला है, कोई भी है, शॉपकीपर आगे देगा, ये पास ऑन होता रहता है। जब इनडायरेक्ट टैक्स कराऊंगा बहुत ही इन डिटेल पढ़ेंगे, मतलब 4-5 घंटा तो मैं यही पढ़ाता हूँ कि सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है। पर अभी डायरेक्ट टैक्स में उसको नहीं लाऊंगा, सिर्फ इतना समझो कि आपका पर्सनल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने पेमेंट किया है सिर्फ सिल्क का, पर उसमें टैक्स का अमाउंट भी दिया है, पर एक्चुअली आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स जमा करा रहे हो, नहीं, आप इनडायरेक्टली जमा करा रहे हो। आप किसको दे रहे हो, आप दे रहे हो वो शॉपकीपर को। शॉपकीपर क्या करेगा, अपने टैक्स पोर्शन देगा आगे कंपनी को, और कंपनी क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करा देगा। इतना क्लियर है? यस सर, इतना क्लियर है। तो ये जो है वो इनडायरेक्टली जाता है और ये जो है डायरेक्टली जाता है। ये जो की लाइन है, बर्डन शिफ्ट करना, बर्डन शिफ्ट करने का बेनिफिट सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में ही है और कहीं नहीं है, जिसमें जो जिसको टैक्स भरना है वो अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है। और जब आईडीटी कराऊंगा तभी बताऊंगा कि मेन जो टैक्स है गवर्नमेंट का आईडीटी ही है। ये बर्डन शिफ्ट का जो कंसेप्ट है ना, इसकी वजह से क्या लाया गया, डायरेक्ट टैक्स लाया गया, अदरवाइज डायरेक्ट टैक्स की कोई जरूरत नहीं थी। ये बर्डन शिफ्ट की वजह से
बहुत लोगों के ऊपर बर्डन आ गया जिसकी वजह से डायरेक्ट टैक्स लाया गया। आगे सीखेंगे। और मेजर रेवेन्यू का पार्ट गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स है, पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है आपके लिए बहुत इजी है पढ़ने के लिए, क्योंकि नया नया आया है भाई। डायरेक्ट टैक्स इतने सालों से इवॉल्व होकर एकदम खतरनाक बन चुका है, पर अपने साथ हो भाई, टैक्स सेंटर के साथ हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो ठीक है। अभी सर डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो पहला है जो मैंने बताया इनकम टैक्स, एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का। इसमें समझो अगर मैं सैलरी अर्न कर रहा हूँ, मेरा साल का 12 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, इसके ऊपर जो भी वॉट एवर अमाउंट ऑफ टैक्स आएगा वो मैं क्या करूंगा, सीधा का सीधा क्या करूंगा, गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ब्लैक मनी एक्ट, ब्लैक मनी लॉ। मतलब इसमें ऐसा है कि ये सीए फाइनल में जब आओगे या प्रोफेशनल में आओगे तब आप पढ़ोगे कि अगर आप फॉरेन में अनडिस्क्लोज इनकम रखते हो या कुछ अनडिस्क्लोज असेट रखते हो, मतलब ऐसा असेट या ऐसा इनकम जो आपने दिखाया नहीं है गवर्नमेंट को, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, तो आपको सीधा सीधा उसके ऊपर 30% टैक्स, 300% पेनल्टी, ऐसा सब कुछ टैक्स लगेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। पहले वेल्थ टैक्स हुआ करता था, वेल्थ टैक्स, जो कि आज के टाइम पे वो जैसे ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी उसने अबॉलिश कर दिया था। वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा, मतलब जो आपके पास एक्यूमुलेशन है, जो अपनी आपकी वेल्थ है, उसके ऊपर टैक्स लगता था। अभी की बात करें, अभी की बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल की बात करें, तो सबसे पहले क्या होता था, देखो पहले एक ड्यूटी था एक्साइज ड्यूटी जो लगता था। अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके ऊपर एक्साइज लगता था। फिर जब सेल करते हो वो चीज तो उसके ऊपर सीएसटी या फिर वैट लगता था। ये क्या होता है, जब इनडायरेक्ट टैक्स कराऊंगा तब एक एक चीज के ऊपर अच्छे से अपन इंटरप्रिटेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीएसटी या वैट लगता था। फिर कोई सर्विस देते थे तो सर्विस टैक्स लगता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम लगता है, वो अभी भी लगता है। ये सब चीजों को मर्ज करके अभी क्या लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है। कुछ कुछ जगह पे ये एक्साइज वैट वगैरह लगता है अभी तक, बहुत एक दो चार प्रोडक्ट के ऊपर। बाकी सब जगह पे अभी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, किसके एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। सिंपल है। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, इंसर्ट कर देता हूँ एक और पेज कि अच्छे से लिख सके। ठीक है, अभी तक हम लोग ने देखो मतलब समझा है टैक्स का। टैक्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी लेविड बाय गवर्नमेंट टू मीट कॉमन वेलफेयर एक्सपेंस ऑफ सोसाइटी। ये ठीक है। टाइप ऑफ टैक्स कितने होते हैं, दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक तो है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लेवी होता है डायरेक्टली ऑन इनकम ऑफ पर्सन, जो इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर सीधा का सीधा लेवी होता है। लेवी का मतलब क्या है, अभी मैं लेवी बता नहीं रहा हूं क्योंकि लेवी के ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन करेंगे अपन। द पर्सन हु पेज टू गवर्नमेंट, जो आदमी अर्न करता है वही गवर्नमेंट को पे करता है, और ये जो टैक्स पे किया है वो तुम रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका एग्जांपल वापस वही सेम लेते हैं। मैं एक समझो नया एग्जांपल लेते हैं। मैं कौन हूँ, टीचर हूँ। आप क्या हो, स्टूडेंट हो। आप मेरे को क्या कर रहे हो, फी पे कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, टीचिंग दे रहा हूँ। सिंपल है। फीस है फॉर एग्जाम्पल ₹10,000 और उसके ऊपर जीएसटी क्या है, समझो 1800 का जीएसटी पे किया। तो ये जो आप 1800 का जीएसटी मुझे पे कर रहे हो और ये मैं गवर्नमेंट को आगे जमा करा दूंगा, ये 1800 का जीएसटी है ना, इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हो। तो कौन सी कंडीशन है, जीएसटी में देखेंगे। पर इनकम टैक्स जो आपका समझो 12 लाख रुपए सैलरी है, इनकम टैक्स में जो आपका 12 लाख रुपए सैलरी है और उसके ऊपर 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल टैक्स आ रहा है, तो ये 1 लाख रुपए का आप कहीं से क्रेडिट वेडिट नहीं ले सकते। ये 1 लाख रुपए सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। इसका आपको कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा यहाँ पे, पर जीएसटी का आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। सिंपल है। यस सर। तो पर्सन पेइंग टैक्स पासिस ऑन, ये तो हो गया पर्सन हु पेज टू गवर्नमेंट टैक्स कैन नॉट रिकवर फ्रॉम एनीवन एल्स, और किसी से रिकवर नहीं कर सकता। पर वहां पे क्या होता है कि सप्लायर जो है वो फाइनल कंज्यूमर से क्या करता है, रिकवर कर लेता है। जैसे कि आपका डेयरी मिल्क वाला एग्जांपल ये पॉइंट के लिए सबसे बेस्ट बैठता है कि आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स भर रहे हो किसके बिहाफ में, जो मैन्युफैक्चरर को आगे बढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये लेवी होगा प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। जो गुड्स या सर्विस का प्राइस है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक टैक्स लेवी कर रहे हो, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसका एग्जांपल है जीएसटी। और पर्सन पेइंग टैक्स पासिस ऑन इंसिडेंस टू अनदर पर्सन, जो टैक्स भरने वाला है एक्चुअली वो क्या करता है, टैक्स का इंसिडेंस आगे पास कर देगा। कैसे सर, बताता हूँ। ये देखो, ये कौन हूँ, ये कौन है, सॉरी ये मैं हूँ मैन्युफैक्चरर डेयरी मिल्क का। मैं आगे होलसेलर को क्या कर रहा हूँ, माल सप्लाई कर रहा हूँ।
तो होलसेलर को मैं बिल दूंगा 1 लाख का सामान है और 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है। तो ये जो 10,000 है ना, ये होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देगा और मैन्युफैक्चरर आगे गवर्नमेंट को देगा। नहीं समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है तो भी आपको कोई चिंता की बात नहीं, ये सब आपके बोलते ना खून में डाल दूंगा मैं एक टाइम के बाद। अभी के लिए सब सुन लो, पुण्य मिलेगा, वो वाली चीजें सुन लो, पुण्य मिलेगा। ठीक, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ चीजें लिखी है। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि एक आर्टिकल 265 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या बोलता है कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता इंडिया में, नो टैक्स शैल बी लेविड, कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता इंडिया में। लेविड और कलेक्टेड, लेवी का मतलब अलग होता है, कलेक्शन का मतलब अलग होता है। इसके ऊपर पूरा एक डिस्कशन करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट अगर कोई अथॉरिटी है लॉ के पास तो वो टैक्स लगा सकता है। किसके पास अथॉरिटी है, जो मैंने आपको बताया। ये तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 265 बताया। अभी एक और आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 246। वो क्या बोलता है, आर्टिकल 246 इनडायरेक्टली हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, अभी हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 246 क्या बात करता है, ये आपको जितने भी कानून के अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स के पैसे का क्या करती है, पार्टी तो नहीं करती, बिल्कुल। वो क्या बनाती है, रोड बनाती है, हाईवेज बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, टैक्स कलेक्शन वगैरह जो भी अलग अलग तरीके का काम है। गवर्नमेंट का सिर्फ खर्चा करना काम नहीं है, पैसे लेने का भी काम है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स है, करेक्ट है। तो आर्टिकल 240, तो जो आर्टिकल 246 है उसमें बहुत सारे शेड्यूल है। उसमें एक 7th शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है, 7th शेड्यूल। वो क्या बताता है, 3 लिस्ट देता है। लिस्ट 1 जिसको यूनियन लिस्ट भी बोला जाता है, लिस्ट 2 जिसको स्टेट लिस्ट बोला जाता है, और लिस्ट 3 जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। लिस्ट 1 में ऐसे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ऐसे मुद्दे दिए हुए हैं, मतलब ऐसे कुछ चीजें दी हुई है जिसके ऊपर पावर कौन है, मतलब कानून बनाने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लिस्ट 2 में कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, कुछ ऐसे मुद्दे दिए हुए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का, लॉ बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और लिस्ट 3 में कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं, कुछ ऐसे मुद्दे दिए हुए हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो दोनों है वो मिलके क्या बनाएगी, इसके ऊपर कानून बनाएगी। सिंपल। तो यही लिखा हुआ है वहां पे, जो मैंने पहले भी आपको इनडायरेक्टली बताया था। देखो, 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 कंटेन 3 लिस्ट which enumerates the matter which under which parliament and state legislature have authority to make laws। पार्लियामेंट का मतलब बड़ा ही सिंपल है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है विधानसभा। यूनियन लिस्ट में ऐसे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसमें पार्लियामेंट का पास पावर है कानून बनाने का। स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा के पास पावर है कानून बनाने का। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंबाइन मिलके क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। और इनकम टैक्स है वो कहाँ पे दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट की। ये समझ लेना है, याद कर लेना है कि एमसीक्यू वगैरह में क्या पता कभी पूछ ले। जो यूनियन लिस्ट है, आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल, उसका यूनियन लिस्ट जो है, मतलब फर्स्ट लिस्ट है, उसका 82 एंट्री है जो वो क्या बात करता है, इनकम टैक्स की बात करता है। मतलब जो इनकम टैक्स है वो कौन लगाएगा, उसके ऊपर कानून वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। पर उसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, एग्रीकल्चर इनकम। जितने भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड लॉ है ना, उसके ऊपर पावर किसके पास है, कानून बनाने का, उसके पास पावर है कानून बनाने का स्टेट के पास। तो एग्रीकल्चर के इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स भी लगेगा उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट के अंदर डाला गया है तो उसके ऊपर कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम होगी जिसके ऊपर इनकम टैक्स की बात आएगी तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जिसको बोलेंगे वो बनाएगा अंडर यूनियन लिस्ट। सिंपल। तो इतना आपको मैं क्या करता हूँ, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पॉज कर करके देख लो और इतना रीड कर लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अच्छे से रीड कर लेना, क्या पता एमसीक्यू वगैरह में कभी पूछ लेते हैं। आपके मॉड्यूल की हर लाइन कवर है, जब मैराथन डालूंगा तब आप देख सकते हो जाएगा। ये मेरा रील बच गया, मैंने मोबाइल लिया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट। जो अपना ये सब्जेक्ट है उसमें हम लोग सीखने क्या वाले हैं, तो उसका आंसर है हम लोग इनकम टैक्स लॉ सीखने वाले हैं, ना कि इनकम टैक्स एक्ट सीखने वाले हैं। ये जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चिल्लाते रहते हैं कि हम इनकम टैक्स एक्ट सीख रहे हैं। भाई हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं सीख रहे हैं, हम इनकम टैक्स क्या सीख रहे हैं, लॉ सीख रहे हैं। तो सर इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स, तो फर्क देखते हैं इनकम टैक्स लॉ में और इनकम टैक्स एक्ट में। मैं जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इनकम टैक्स लॉ में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक एक कंपोनेंट को बहुत अच्छे से बहुत इन डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखो इनकम टैक्स लॉ जैसे आपको पता है बड़ा होता है। देखो इनकम टैक्स लॉ में दो कंपोनेंट होते हैं। इनकम टैक्स लॉज में 6 कंपोनेंट होते हैं मुझे पता है, पर 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला 3 बड़े कंपोनेंट हैं, याद करने के लिए बता रहा हूँ, और दूसरा 3 छोटे कंपोनेंट है। छोटे इन सेंस इनकी वैल्यू कम नहीं है, अपने याद करने के लिए छोटे कंपोनेंट है। 3 बड़े में सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा है फिनांस एक्ट, तीसरा है आपका इनकम टैक्स एक्ट हो गया, फिनांस एक्ट हो गया, और इनकम टैक्स रूल्स। ये 3 क्या है, बड़े कंपोनेंट है। छोटे कंपोनेंट में सबसे पहला छोटा कंपोनेंट है सर्कुलर्स, दूसरा छोटा कंपोनेंट है नोटिफिकेशंस, सबका मतलब समझेंगे, टेंशन मतलब, और तीसरा छोटा कंपोनेंट है आपका केस लॉस। तो सबसे पहले आते हैं बड़े कंपोनेंट का। सबसे बड़ा कंपोनेंट जो कि अपने को पढ़ना है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर पता कैसे चलेगा इसका मतलब क्या होता है? तो खुद अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, बेयर एक्ट पढ़ोगे, तो उसका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स 1961, वो बात करता है 3 चीजों के बारे में। कितनी चीजों के बारे में? 3 चीजों के बारे में, जिसमें पहली चीज है शॉर्ट टाइटल, दूसरी चीज है कमेंसमेंट, और तीसरी चीज है एक्सटेंट। हर एक कानून का जो सेक्शन 1 होता है, चाहे CGST का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, IGST का हो, फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो यही बात करता है। क्या बात करता है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है। तो जो यहाँ पे ऊपर लिखा है ना, यही है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या है? शॉर्ट टाइटल है। कमेंसमेंट, कब से स्टार्ट हुआ ये इनकम टैक्स लगना? तो ये वाला एक्ट चालू हुआ 1 अप्रैल 1962 से। याद रखने की जरूरत है? याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट बता रहा हूँ सेक्शन में क्या लिखा है। और एक्सटेंट मतलब क्या है, कहां कहां तक एप्लीकेबल होगा? तो एप्लीकेबल होगा होल ऑफ इंडिया। पहले ऐसा बोला जाता था इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है भाई, वो मोदी जी ने कर दिया काम। तो होल ऑफ इंडिया क्या होगा, ये जो कानून है वो एप्लीकेबल होगा। सिंपल है। तो सेक्शन 1 क्या बोलता है इनकम टैक्स एक्ट का, यही बता देगा कि इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। तो शॉर्ट टाइटल बात करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। कमेंसमेंट कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। और एक्सटेंट कहां तक एप्लीकेबल होगा? पूरे भारत के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो पूरे भारत पे मतलब पूरे इंडिया पे। तो इंडिया का मतलब क्या होगा, ये भी आगे डेफिनेशंस में लिखा हुआ है कि इंडिया का मतलब क्या होगा, तभी हम देख लेंगे। सिंपल है। यस सर। तो ये हो गया पहला चीज, पहला कंपोनेंट इनकम टैक्स एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो भी अपने को पूरा आगे सिलेबस में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड कंपोनेंट है फिनांस एक्ट, एनुअल फिनांस एक्ट जिसको बोला जाता है। हर साल फिनांस एक्ट आता है। ये क्या होता है सर? आपको पता है बजट आता है 1 फेब के दिन, बजट आता है। वो निर्मला सीतारमन जी जो फिनांस मिनिस्टर है, वो फिनांस बिल लेके आती है। बजट जब होता है तो वो क्या लेके आती है? फिनांस मिनिस्टर जो भी इंडिया का रहेगा वो फिनांस बिल लेके आएगा। क्या आएगा? फिनांस बिल। फिनांस बिल जब लोकसभा प्लस राज्यसभा में जब पास हो जाएगा, प्लस जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट का, जो कि आज के दिन में रामनाथ कोविंद जी है, उनका एसेंट मतलब उसका अप्रूवल मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? फिनांस एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनांस एक्ट बन जाएगा।
जितने भी टैक्स रेट्स होती है ना, बहुत सारे, सर ये पढ़ने की जरूरत क्यों है, फिनांस एक्ट पढ़ने की क्या जरूरत है? जो टैक्स रेट होती है ना, आपने सुना रहेगा, अगर सुना है तो, कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। अभी सुना था कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। ये सब जो चेंजेस आते हैं ना, ये चेंजेस किसके थ्रू आते हैं पता है? ये फिनांस एक्ट के थ्रू आते हैं। और फिनांस एक्ट हर साल नया आता है। बजट में जो बोला जाता है बेसिकली उसमें एक पार्ट फिनांस एक्ट होता है, करेक्ट है। इसमें बहुत सारी रेट्स रहती है, टीडीएस की रेट होती है, एडवांस टैक्स, हर तरीके की रेट्स होती है, फिर जीएसटी के बहुत सारी चीजें रहती है। ये क्या होता है? फिनांस एक्ट होता है, ठीक है। थर्ड चीज के ऊपर आते हैं, इनकम टैक्स रूल्स। सर इनकम टैक्स रूल्स का मतलब क्या होता है ये बताओ। सर इनकम देखो, ये क्या है? एक्ट है। एक्ट में अगर कोई चेंज करना है तो किसका परमिशन लगता है पता है? पार्लियामेंट का परमिशन लगता है। पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगर आपको थोड़ा सा इंडिया का स्ट्रक्चर पता है तो ये पार्लियामेंट हर समय नहीं चालू होता। इसके कुछ स्पेसिफिक सेशन होते हैं, जैसे समर सेशन और विंटर सेशन, पता नहीं ये लोग कौन कौन से बनाते रहते हैं। वो जो भी, मुझे अभी आइडिया नहीं है इनके स्पेसिफिक क्या रहते हैं। ये टाइम विंटर में ये लोग बैठते हैं 15-20 दिन काम करने को, समर में बैठते हैं, जो भी इनके महीने में 4-5 सेशन होते हैं उसमें ही पार्लियामेंट चलता है। अभी कोई बीच में इमरजेंसी आ गया, जैसे कि अपना ये कोविड आ गया था, ये टाइम पे कानून में कुछ बहुत सारी समझो चीजें चेंज करनी है, तो कैसे करें भाई? पार्लियामेंट तो चल नहीं रहा और उसके बिना कानून में बदलाव कर नहीं सकते, तो कैसे करें? तो गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाया हुआ है, इनकम टैक्स रूल्स। ये रूल्स में सीबीडीटी के थ्रू, सीबीडीटी क्या होता है अच्छे से पढ़ेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। सीबीडीटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो कोई चीज। सीबीडीटी के थ्रू मतलब सीबीडीटी रूल्स में क्या कर सकती है? कुछ अमेंडमेंट कर सकती है बाय, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परमिशन देता है। इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स, फिर ये तो तीन बड़े कंपोनेंट हुए, कौन से? इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फिनांस एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स। अभी तीन छोटे कंपोनेंट है, जिसमें पहला कंपोनेंट है सर्कुलर्स। देखो कानून बना दिया, रूल बना दिए, अभी रियल लाइफ में देखोगे तो बाद में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कानून का फायदा उठा रहा है, चोरियां कर रहा है, ऐसा सब हो सकता है? मतलब जब हम कानून बना रहे थे तब हमें ये नहीं पता था कि फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, करेक्ट है। उसके लिए गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर रहेंगे उनको कुछ तो बताती रहेगी ना, सर्कुलर्स वगैरह इश्यू करती रहेगी कि अभी आपको ये करना है, वो करना है। तो उसके रिलेटेड क्या होता है? सर्कुलर इश्यू किए जाते हैं। सर्कुलर की खास बात क्या है पता है? सर्कुलर बाइंडिंग जो होते हैं सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर होते हैं, मतलब जो डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स बैठे हैं ना, उसके ऊपर ही सर्कुलर क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग किसके ऊपर होते हैं? डिपार्टमेंट के ऊपर होते हैं। और जो असेसी होता है, जो मतलब ये इनकम टैक्स फाइल करते हैं अपन लोग, इनके ऊपर ये ऑप्शनल होते हैं, कंपलसरी नहीं होते, एडवाइजरी होते हैं। आपको राय लेनी है, आपको समझना है तो समझ लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हमें एडवाइस देना है क्लाइंट्स को अपने, तो अपने को ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन क्या होता है सर? नोटिफिकेशन बेसिकली गवर्नमेंट कुछ इश्यू करती है कि भाई अभी ये चीज में ये चेंज हो रहा है। नोटिफिकेशन और सर्कुलर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सर्कुलर बाइंडिंग सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, पर नोटिफिकेशन हर एक आदमी के ऊपर क्या होती है? बाइंडिंग होती है। ऐसा नहीं है किसी के लिए ऑप्शन होती है। सर नोटिफिकेशन का एग्जांपल दो ना, अगर आपको रिटर्न फाइलिंग वगैरह करते हो तो आपको पता रहेगा, ड्यू डेट चेंज होता है ना, मतलब समझो 31 जुलाई था, उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया, ये टाइम पे किया ना। तो अगर ये ड्यू डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन पता गवर्नमेंट को बताना है लोगों को कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो क्योंकि एक्ट में तो लिखा है 31 जुलाई है, पर अभी रियल में क्या कर देना है? 30 सितंबर कर देना है। तो अगर गवर्नमेंट को बताना है रियल लाइफ में कि ये हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये कैसे बताएंगे? थ्रू नोटिफिकेशन बताएंगे, करेक्ट है। और लास्ट में क्या होता है? ये सबके ऊपर बाइंडिंग होता है, पर लास्ट में क्या है? केस लॉ। केस लॉ में का मतलब क्या है कि समझो आपने कानून बना दिया, अभी कोई असेसी वो कानून से एग्री ही नहीं करता, उसके ऊपर उसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया या कुछ भी हो चुका है, तो वो क्या कर देता है? हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके, जो भी स्टेज वाइज क्या कर देता है? केस फाइल कर देता है। और वो केस का जो जजमेंट आता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स का जो जजमेंट आता है, ये जजमेंट भी पार्ट है, पार्ट ऑफ लॉ। जो अपना इनकम टैक्स लॉ है उसका पार्ट है। जजमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो भी जजमेंट भी पार्ट होते हैं। ये सीए इंटर के सिलेबस में एक दो सिर्फ केस लॉ है,
एप्लीकेबल ही नहीं है आपके लिए, पर सीएस वालों के लिए कुछ केस लॉस डाले हुए हैं, रैंडम एक आधा क्वेश्चन कभी पूछते हैं, पीजीबीपी वगैरह में कुछ जगह जगह पे डाले हुए हैं केस लॉस। बाकी आपके सिलेबस में सीए इंटर वालों के लिए केस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, साफ साफ मॉड्यूल में लिखा है, हम लोग फाइनल में पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस एट फाइनल लेवल। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी मैं वापस नोट्स के ऊपर आता हूं, मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इनकम टैक्स एक्ट है जो कितने पार्ट है, तो 6 पार्ट है, 3 बड़े पार्ट है, 3 छोटे पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट। ये केम इनटू फोर्स कब आया, 1/4/1962 आया। सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करता है इनकम टैक्स क्या होता है। फिर बात करते हैं एनुअल फिनांस एक्ट की। बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, बजट में प्रेजेंट किया जाएगा। जब ये पास हो जाएगा दोनों हाउस में, तो लोकसभा और राज्यसभा में, यही मॉड्यूल में भी यही लिखा है। और जब असेंट मिल जाएगा प्रेसिडेंट का, तो क्या बन जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा। और ये साल के लिए कौन सा फिनांस एक्ट एप्लीकेबल है, मई 22 बैच के लिए और नवंबर 22। मई और नवंबर के लिए पोर्शन कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, बहुत रेयर अमेंडमेंट कुछ आए तो आए, ज्यादा नहीं आते। तो मई 22 के लिए अमेंडमेंट कौन सा फिनांस एक्ट एप्लीकेबल रहेगा, फिनांस एक्ट 2021 एप्लीकेबल रहेगा। और जो ये नवंबर 21 अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए अभी तक फिनांस एक्ट 2020 ही एप्लीकेबल है। अगर आपके कोई फ्रेंड है तो आप सजेस्ट कर सकते हो क्लास का, ठीक है। फिर इनकम टैक्स रूल्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स रूल्स क्या बात करता है, सीबीडीटी जो है उसके पास पावर है, क्या पावर है, टू मेक रूल्स विच कलेक्टिवली नोन एज इनकम टैक्स रूल्स 1962। सीबीडीटी के पास पावर है, किस चीज का पावर है, कि वो रूल बना सकता है। सीबीडीटी क्या होता है, एक बोर्ड होता है, आगे इसके ऊपर मैं अच्छे से आपको आधा घंटा लूंगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स करके एक बोर्ड होता है, देखेंगे आगे। उसके पास पावर है, वो क्या बना सकती है, रूल बना सकती है, जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। फिर बात करते हैं 3 छोटे 3 बड़े हो गए, इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फिनांस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स। अभी 3 छोटे की बात करें तो सबसे पहले सर्कुलर गाइडेंस पर्पस के लिए होते हैं, इश्यू करता है सीबीडीटी। डिपार्टमेंट बाउंड है सर्कुलर को फॉलो करने के लिए, एसएससी बाउंड नहीं है उनके गाइडेंस के पर्पस के लिए। नोटिफिकेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करता है टू गिव इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एक्ट, एग्जांपल है ड्यू डेट एक्सटेंशन। और केस लॉ अभी अपने को नहीं करने हैं, ये फाइनल लेवल पे होता है, तो सिर्फ इतना समझ लो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन 3 जो लिखा हुआ है ये आप अच्छे से 1-2 मिनट का टाइम लेके पढ़ लो। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, 4 टर्म के बारे में सीखते हैं। आपको पता है ना इनकम टैक्स में सेक्शंस वगैरह होते हैं, हाँ सर पता है। देखो 4 टर्म है, अगर कोई कानून पढ़ना है तो बेसिक इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक लेवल पे। सबसे पहले है सेक्शन क्या होता है, वो पता है आपको। तो सेक्शन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आगे बता दो, जिनको कहीं पे सबसेक्शन बोला जाता है, कहीं पे क्लॉज बोला जाता है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो सीखते हैं। और प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, और एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है और एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, ये सीखते हैं। सबसे पहले समझो सेक्शन नंबर 9 है, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 9 का 9(1) है, फिर 9(1)(1) है, फिर 9(1)(2) है, 9(1)(3) है, 9(1)(4) है। ऐसा ये एक्चुअली सेक्शन है जिसमें 8 पॉइंट है, ऐसे 9(1)(8) तक है। तो इसमें इसको सर बोला क्या जाएगा, ये तो चलो समझा सेक्शन 9 है। ये 9(1) को क्या बोले सर, सबसेक्शन बोले या क्लॉज बोले। 9 ये 1(2) को क्या बोले, सबसेक्शन बोले, क्लॉज बोले। जब मैं क्लास कर रहा था ना इंटर का, तब हमारे को ऐसा पढ़ाया गया था कि ऐसा जो होता है ना, ये 1, ये 1, ये 1, ऐसे 4 अगर हुए तो ये सेक्शन बोला जाता है, ये सबसेक्शन बोला जाता है, ये क्लॉज बोला जाता है, ये सब क्लॉज बोला जाता है। ऐसा लॉ के टीचर ने बताया था, पर ये आपका मॉड्यूल ऐसा नहीं बोलता। आपके मॉड्यूल में क्या बोला गया है कि सबसेक्शन और क्लॉज में फर्क क्या होता है। देखो सबसेक्शन कब बोला जाएगा और क्लॉज कब बोला जाएगा। अगर देखो ये 9(1) है, 9(2) है, 9(3) है, ये तीनों जो है, रेड पेन लेता हूं अच्छे से समझाने के लिए। ये जो 1, 2 और 3 है ना, अगर ये तीनों अनरिलेटेड है,
इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अगर सेक्शन 9(1) पढ़ो तो अलग चीजें लिखा है, 9(2) पढ़ो तो अलग चीज लिख रहा है, 9(3) पढ़ो तो अलग चीज लिख रहा है। इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये 1, 2, 3 को क्या बोला जाएगा पता है? क्लॉज बोला जाएगा, क्लॉज बोला जाएगा। और समझो ये 9(1), 9(2) और 9(3), ये जो सबसेक्शन 1 में जो चीजें लिखी है, 1 में लिखी है, 2 में लिखी है, 3 में लिखी है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये तीनों पढ़ के ही आप कंक्लूजन निकाल सकते हो 9 में क्या लिखा है। ये तीनों पढ़ के ही आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 9 में क्या लिखा है। तो इनको क्या बोला जाएगा? सबसेक्शन बोला जाएगा। सिंपल। क्लॉज कब बोला जाएगा? जब अनरिलेटेड है भाई, इनका कोई एक दूसरे से रिलेशन ही नहीं है, तो क्या बोला जाएगा? क्लॉज बोला जाएगा। और एक दूसरे से रिलेटेड है और ये पढ़े बिना आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये 9 में क्या लिखा है, इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो इसको क्या बोला जाएगा? सबसेक्शन बोला जाएगा। सिंपल है। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत जगह पे ऐसा लिखा रहेगा प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का सर क्या मतलब होता है? वो तो होता है, सचिन जो है या विराट कोहली आज के टाइम पे जो है वो हर मैच में अच्छी बैटिंग करेगा, ये क्या है? कानून है। कानून मतलब अपना माना हुआ कानून है कि भाई ये तो अच्छा खेलेगा, पर उसका एक्सेप्शन क्या है कि वो भी 0 पे आउट हो सकता है, जैसे कि कल के मैच में ये हो गया आउट। ठीक है, ये क्या है? एक्सेप्शन है। जनरल प्रोविजन क्या है कि वो हर मैच में अच्छा खेलेगा, भाई उसका वो कंसिस्टेंसी है। पर एक्सेप्शन है कि वो भी 0 पे आउट हो सकता है। सिंपल है। यस सर। तो जनरल लॉ में कुछ लिखा रहेगा कि भाई ये अगर आप खर्चा करोगे तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, ये कुछ इनकम अर्न करोगे तो हमेशा टैक्सेबल होगा, पर उसके नीचे ऐसा लिखा होगा कि प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो है उसका। क्या प्रोवाइजो है? कि ये केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। समझे? ये एक्सेप्शन है। और लास्ट में लिखा है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? समझो पूरा कानून बता दिया, ये रियल एग्जांपल दे रहा हूं कि पूरा बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर टैक्सेशन कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ बता दिया। पॉलिटिकल पार्टी का ये इनकम टैक्सेबल होगा, ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, पर इनकम टैक्स एक्ट में बताया ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। तो फिर नीचे एक्सप्लेनेशन देंगे कि एक्सप्लेनेशन दिया है कानून के नीचे ही और बोला है कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब वही होगा जो पॉलिटिकल पार्टी के एक्ट में लिखा हुआ है। समझे? 4 टर्म बताए, क्लॉज, सबसेक्शन, ये बेसिक चीजें। आज मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं आपका। सबसे पहले है सबसेक्शन, फिर है क्लॉज, फिर आपके 2 और पॉइंट क्या आते हैं? प्रोवाइजो था, एक्सप्लेनेशन था। प्रोवाइजो का मतलब विराट कोहली हर मैच में अच्छा खेलेगा, पर प्रोवाइडेड कभी कभी वो 0 पे आउट हो सकता है। सेकंड पॉइंट आपका एक्सप्लेनेशन क्या था? एक्सप्लेनेशन मतलब आपका कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। प्रॉपर वर्ड बात करो तो क्या करो? आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो एक्सप्लेनेशन के थ्रू। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट भी बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, सब सेक्शन और क्लॉज के बीच का डिफरेंस। सब सेक्शन जब आप 9(1) है, 2 है, 3 है, ऐसे ही समझाना इजी पड़ता है। ये 1, 2, 3 आप इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ सकते, इनको साथ में पढ़ के ही कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो एक क्या माना जाएगा? सबसेक्शन माना जाएगा। और अगर ये रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे से तो ये क्लॉज मान लिया जाएगा। सिंपल है। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट इज सबसेक्शन एंड क्लॉज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। तो क्लॉज का मतलब होता है व्हेन ईच पार्ट ऑफ सेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर एक पार्ट सेक्शन का अलग है एक दूसरे से, तो इसको क्या माना जाएगा? क्लॉज माना जाएगा। और अगर एक साथ टेकन टुगेदर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वेयर ईच पार्ट ऑफ सेक्शन टेकन टुगेदर टू कंप्लीट द कंसेप्ट, तो ये क्या माना जाएगा? सबसेक्शन माना जाएगा। नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अभी ये एग्जांपल नहीं समझेंगे क्योंकि आगे के सेक्शन हम लोग ने नहीं देखे हैं, पर इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, वो लास्ट में देखोगे तो समझ जाएगा। और नीचे बात करें प्रोवाइजोस एंड एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो वो एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू। तो प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन, आपको पता है, एग्जांपल दे दिया विराट कोहली वाला। और एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रोविजन। अभी तक जो मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसमें से एग्जाम में पूछने के क्या चांसेस है पता है? या तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहीं पे एमसीक्यू में डाल देगा, वो एंट्री नंबर क्या है या फिर ये आर्टिकल क्या बोलता है, पूछ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, पूछेगा ही। इतना कंपेरेटिव थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, पर ये फाउंडेशन है, ये नहीं पढ़ोगे तब तक आगे अपने को पता ही नहीं चलेगा हम आगे देख क्या रहे। करेक्ट है, ये ठीक है, हो गया। और ये वाला जो ये 6 पार्ट है, इसमें से पूछा जा सकता है सर्कुलर किसके ऊपर बाइंडिंग होता है, नोटिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर ये फिनांस एक्ट कैसे, ये साल में फिनांस एक्ट कैसे मतलब पास होता है, बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट ये केम इनटू फोर्स कब आया, ये सब पूछना होगा। कभी मन होगा तो पूछ सकते हैं, बट कंपेरेटिव टू लेस इंपॉर्टेंस है। पर अपने को इम्पोर्टेंट के हिसाब से नहीं जाना है, अगर ऐसे जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली बता रहे हैं। ठीक है सर।
अभी आगे आते हैं, पार्ट 1 अपना हो गया, जो कि हम लोग ने क्या देखा, इनकम टैक्स का पार्ट 1, इनकम टैक्स लॉ के बारे में हम लोग को पढ़ना क्या है आगे उसके बारे में देखा। अभी मैं आता हूँ पार्ट 2 के बारे में, और ये लेक्चर पार्ट 2 के बाद में स्टार्टिंग में थोड़े छोटे लेक्चर रखो, आराम से चिल मार के पढ़ो, धीरे धीरे लेक्चर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। अभी कंप्यूटेशन नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है कि कैसे कंप्यूटेशन आगे होने वाला है, समझ रहे हो। जितने भी इसमें पॉइंट्स लिखे हैं आपके मॉड्यूल के ऊपर मैं आके आपको बताऊंगा, वो आगे आने वाले सब चैप्टर्स है, उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स। देखो, अगर आपको इनकम टैक्स कंप्यूट करना है ना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए टोटल इनकम, और दूसरा आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ टैक्स। सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल इनकम, और दूसरा पता होना चाहिए रेट ऑफ टैक्स। अगर रेट ऑफ टैक्स की बात करें ना, ये मेरे लिए 5 घंटे का काम है बस। जितने भी दुनिया में इनकम टैक्स की रेट है ना, मैं 5 से 6 घंटे में पढ़ा दूंगा। और सिर्फ सीए इंटर की और सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 3 घंटे में ही पढ़ा दूंगा कितनी टैक्स रेट है इनकम टैक्स में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बचे हुए 150-60 घंटे, कितने आपके इंटर के लेवल पे 80-90 घंटे जो भी लग रहे हैं, वो कहाँ लग रहे हैं, ये टोटल इनकम में लग रहे हैं। तो सर, ये टोटल इनकम कंप्यूट करने का राज क्या है, ये टोटल इनकम कंप्यूट होगी कैसे? तो उसके लिए आपको देखो बहुत सारे स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, असेसी का मतलब क्या होता है अगले लेक्चर में देखेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है। असेसी का क्या देखना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है, आपको देखना है ये असेसी इंडिया का रेजिडेंट है या इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। सर, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट बोलती है अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, और रेजिडेंट का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो हम आपकी ग्लोबल इनकम पे जो भी दुनिया से आप कमा रहे हो, हम आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। और अगर इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो तो जो इंडिया की इनकम है उसके ऊपर हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। सिंपल है। यस सर। तो यहाँ पे सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस का। सर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अभी मैं हूँ, अगर मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ तो मेरी तो कोई ग्लोबल इनकम नहीं। भाई तुम अपने छोटे लेवल पे मत सोचो, तुम एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप की कंपनी। अगर तुम उसको इंडिया का रेजिडेंट बना दोगे मेरे भाई, तो क्या होगा पता है, तुम उसकी हर एक कंट्री में उसकी कंपनी है, मतलब ब्रांचेस है, तो पूरी दुनिया के इनकम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का तुम क्या रेवेन्यू किसी से ले सकते हो क्या? तुम शक्तिमान थोड़ी हो। तो ये केस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना, तो वो हम सीखेंगे। यस। सेकेंड पॉइंट, सबसे पहले जब रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दिया तो अब आपको क्या करना है, जो भी उसकी टोटल इनकम है, जो भी उसकी टोटल इनकम है उसको 5 हेड में डिवाइड करना है। 5 हेड आपको सेक्शन 14 बताता है कि 5 हेड होते हैं। सर ये क्यों करना है 5 हेड में डिवाइड? देखो, पहले समझो कि कितने हेड होते हैं। सबसे पहले होता है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, फिर होता है हाउस प्रॉपर्टी हेड, आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हेड, चौथा होता है कैपिटल गेन्स वाला हेड, और पांचवा होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो, सैलरी में कौन सी इनकम आएगी, अगर एम्प्लॉयर का रिलेशन रहेगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन रहेगा, तो जो इनकम आती है वो सैलरी हेड में आएगी। अगर कोई हाउस है या बिल्डिंग है उसके वो रेंट आउट करते हो और रेंट का इनकम आएगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है वो पीजेबीपी में आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स में वो भी इनकम आएगा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है वो चैप्टर में देखेंगे। अगर उसको आप ट्रांसफर करते हो, बेच वगैरह देते हो, तो उससे जो इनकम आएगा वो कैपिटल गेन्स में आएगा। और बाकी कोई अलग तरीके का इनकम आएगा तो वो कहाँ आएगा, अदर सोर्सेस में आ जाएगा। सिंपल है। यस सर, बहुत सिंपल है। अभी पता चलेगा थोड़े टाइम बाद, सिंपल है, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, पर बहुत ज्यादा प्रोविजन है। देखो, सीए जो कोर्स है वो टफ नहीं है, सीएस की भी सेम बात कर रहा हूँ, सीएमए की भी बात कर रहा हूँ। देखो, टफ है ऐसी बात नहीं है, पर टफनेस का लेवल क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, हर चीज आपको समझेगी।
एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि इसकी जो वास्ट है ना, वो जो इसका सिलेबस है इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि अपने को पढ़ने में अपनी हालत खराब हो जाती है। तो उसके लिए अपन प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे तो सीए में इतना टफ नहीं है। सीए सीए में जो भी है सबको सेम ही एक तरीके के कोर्स है, इतने टफ नहीं है। टफ कैसे बन जाते हैं, उसके सिलेबस की वजह से बन जाते हैं, करेक्ट, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये 5 हेड में आप इनकम क्लासिफाई क्यों कर रहे हो सर, ये बताओ ना। एक तरीके का इनकम है, आपका इनकम है, सीधा सीधा टैक्स लगा के माफ करो यार, इतना हार्ड क्यों बना दिया। उसका लॉजिक है, देखो ये है मिस्टर महेंद्र, ये भी है मिस्टर महेंद्र, सेम आदमी है, दो अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है ये जॉब कर रहा है, दूसरी सिचुएशन है ये बिजनेस कर रहा है। समझो ये जब जॉब करेगा, इसको पूरे साल का सैलरी मिला है जो कि इसका इनकम है। कितना मिला है सर, 12 लाख रुपए मिला है। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में इसको जो इनकम मिला है बेसिकली इसका सेल्स हुआ है, करेक्ट है, जो बिजनेस कर रहा है सेल्स भी 12 लाख का हुआ है। तो क्या सर ये 12 लाख रुपए पे आप सेम टैक्स, समझो टैक्स का रेट 30% है, इस पे भी 30% लगा दोगे और इसके भी ऊपर 30% लगा दोगे, इज इट पॉसिबल। मन से बताओ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपने पूरे साल में सेल किया है 12 लाख रुपए का, और आप जॉब कर रहे हो और आपने सैलरी अर्न किया है पूरे साल का 12 लाख, तो क्या सेम टैक्स रेट लग सकता है क्या, नहीं लग सकता। उसका रीजन क्या है बताता हूँ। देखो सैलरी अर्न करने के लिए आपने खर्चा कुछ अर्न इनकर नहीं किया, पर अगर 12 लाख का सेल्स किया है, शायद ऐसा हो सकता है 7-8 लाख का तो परचेस ही किया हो, उसके ऊपर 1-2 लाख रुपए का लाइट बिल वगैरह भर दिया हो, 1-2 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया हो, 2-3 लाख रुपए का सैलरी वगैरह दिया हो एम्प्लॉय को, हो सकता है आपने एक्चुअली प्रॉफिट नहीं लॉस किया हो, और ये 12 लाख रुपए के ऊपर आप कैसे 30% टैक्स लगा सकते हो। पर यहाँ पे लगा सकते हो क्योंकि ये सीधा सैलरी का इनकम है। इसीलिए अलग अलग टाइप के इनकम को अलग अलग तरीके से डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है, और उसके बाद उसके जो हेड के प्रोविजन है वो लगाने के बाद फिर ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर आना है। क्या ग्रॉस टोटल इनकम, क्या बोला बताता हूँ, शांति रखो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दिया। उसके बाद आपने क्लासिफाई किया इनकम को 5 हेड में। अभी जो इनकम आपका 5 हेड में क्लासिफाई हो गया है, उसको क्या करो, वो हेड के हिसाब से क्या कर दो, कंप्यूट कर दो। मतलब वो हेड में बहुत सारी चीजें दिखी हुई है कि इतना अलाउड होगा, इतना डिसअलाउड होगा, उस हिसाब से कंप्यूट कर दो, कर दिया। अभी क्या करना है, ध्यान से सुनो। अभी आपको एक क्लबिंग करके प्रोविजन होता है और एक प्रोविजन होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये प्रोविजन लगा दो अभी इसके ऊपर। क्लबिंग का मतलब क्या सर, पार्टी करना है क्या? पार्टी वाला क्लबिंग नहीं। क्लबिंग का मतलब क्या है, किसी और का इनकम आपके हाथ में क्या कर रहे हैं, हम क्लब कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? उसका लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। समझो आप हो मिस्टर एम, आपका इनकम है 5 लाख रुपए साल का, और आपकी वाइफ है 8 लाख है, ठीक है, आपकी वाइफ है, उसका इनकम है फॉर एग्जांपल 0। अभी आप क्या करते हो, आप सोचते हो साला ये 8 लाख पे मेरे को बहुत सारा टैक्स भरना पड़ता है, पर ये जो मेरी वाइफ है इसका तो बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स लगता ही नहीं है, ये ऐसे ही छूट रहा है। तो आप क्या करते हो, इसमें से 3 लाख रुपए का इनकम इसको ट्रांसफर कर देते हो, और आज के दिन में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। कैसे नहीं लगता आगे सीखेंगे। 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स लग नहीं रहा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये 8 लाख रुपए जो है ये रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, और इसका इनकम कितना हो गया, 3 हो गया। तो ना इसके ऊपर टैक्स लगेगा ना इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो आपने क्या किया, लॉ की आपने ले ली, मतलब लॉ के अंदर रह के आपने कुछ तो ऐसा काम घुमाया कि आपने टैक्स बचा लिया अपना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है यहाँ पे कि हम आपका ऐसा कुछ उल्टे सीधे काम करोगे ना तो हम आपके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन लगा देंगे, और क्लबिंग में क्या बोला जाएगा, ये वाइफ का इनकम है, ये आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। समझे? यस सर। ये एक एडजस्टमेंट करना है, चैप्टर है पूरा क्लबिंग ऑफ इनकम। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सब अलग अलग चैप्टर है इनकम टैक्स में। फिर बात करते हैं सेट ऑफ क्या होता है और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, आप क्लासेस आए, समझो आपका एक फ्रेंड है और आप हो, आपने एक पिज्जा खाया बाहर, जब भी ब्रेक होता है तभी इडली खाई, जो भी खाया वो खाया, ठीक है, पिज्जा खाया, 200 रुपया लगा, आपके फ्रेंड ने पे कर दिया। नेक्स्ट डे अभी आपकी बारी आई, आपने क्या किया, 200 रुपया नेक्स्ट डे का आपने पे किया। अभी आप इससे मांग सकते हो क्या, भाई 200 रुपीज मुझे दे कल का, मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? वो बोलेगा भाई सेट ऑफ हो गया ना, कल तेरा पैसा मैंने दिया था, आज मेरा पैसा तूने दे दिया, क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। तो सेट ऑफ कुछ ऐसा है कि अगर समझो मेरा सैलरी हेड में इनकम है
फॉर एग्जाम्पल, और हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे होगा? जब हेड पढ़ेंगे तभी बताऊंगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ये सैलरी इनकम पे तुम टैक्स दो हमें, और ये लॉस है उसको भूल जाओ। आप बोलोगे ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये लॉस को मुझे सेट ऑफ करने दो इनकम के साथ, आप बोलोगे। तो इसी को सेट ऑफ बोला जाता है। सेट ऑफ के अलग अलग प्रोविजंस है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ा देना। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कैरी फॉरवर्ड करो, ऐसा होता है ना। कैरी फॉरवर्ड वही है कैरी फॉरवर्ड। समझो ये साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर में आपको आया लॉस 1 लाख रुपए का, अगले साल आपको प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए का। पिछले साल लॉस था, ये साल प्रॉफिट है। गवर्नमेंट बोलती है 1 लाख रुपए पे टैक्स लाओ, टैक्स लाओ, टैक्स लाओ। तो तुम क्या बोलोगे? भाई जब पिछले साल मुझे लॉस आया था तब तो तुम अपनी शक्ल दिखाने नहीं आए थे, तब तो तुम क्या नहीं आए थे, अपनी शक्ल दिखा नहीं रहे थे। अब तुम कहां से सालों उठ के आ गए? ये पहले जो लॉस हुआ था इसका तो मेरे को बेनिफिट दो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये जो लॉस है तू कैरी फॉरवर्ड कर ले अगले साल। क्या कर ले? कैरी फॉरवर्ड कर ले। कैसे होगा, क्या होगा? प्रोविजन है, पूरा चैप्टर है, सीखेंगे। पर कंसेप्ट समझा ना कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे लेके जाओ। इज इट ओके? यस। तो ये हो गया। तो अभी मैं एक इंसर्ट पेज करके अभी तक बताता हूं मैंने क्या क्या अभी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें की है, क्या क्या चीजें आपको समझाई है। तो सबसे पहले अब मैंने आपको समझाया कि आप क्या करो, आप ढूंढो रेसिडेंशियल स्टेटस। आप क्या ढूंढो? रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया। उसके बाद आप 5 हेड में इनकम क्लासिफाई करके वो इनकम को कंप्यूट कर लो। कर लिया? यस सर। उसके बाद आप क्या करो? उसके बाद बहुत ही सिंपल है, क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन लगा दो। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। अभी ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसमें से आप लेस करो क्या? डिडक्शंस लेस करो। आपने सुना रहेगा ना LIC पे आपको डिडक्शन मिलता है, मेडिक्लेम पे मिलता है। वो डिडक्शन क्या करो, यहां से रिड्यूस कर दो। समझो ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख है तो डिडक्शन 2 लाख आ रहे हैं। कैसे निकलते हैं ये भी पूरा चैप्टर है। तो 2 लाख रिड्यूस करो तो ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगा 8 लाख रुपया। और इसके ऊपर टैक्स रेट लगा दो तो आपका क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा। इज इट सिंपल? यस सर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? टैक्स कितना आएगा ये निकाल सकते हो। ये सब आगे जो है चैप्टर आने वाले हैं। तो आज हम लोग ने बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ी है, जिसमें सबसे पहले पढ़ा कि टैक्स का मतलब क्या होता है। तो टैक्स एक तरीके का कॉस्ट है जो सोसाइटी में रहने के लिए आपको देना पड़ता है, पर गवर्नमेंट के लिए वो क्या होता है? एक तरीके का रेवेन्यू होता है, उसका फायदा होता है। ठीक है। वो रेवेन्यू का गवर्नमेंट क्या करती है? वो कॉमन वेलफेयर एक्सपेंसेस के लिए लगाती है, जैसे कि आपका स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह बनाना। 2 तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जिसमें जो इनकम अर्न कर रहा है वो डायरेक्टली टैक्स भर देगा किसको? गवर्नमेंट के पास। तो आप किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको कोई तरीके का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप सीधा सीधा गवर्नमेंट को चुपचाप जाके जमा करा दो। पर इनडायरेक्ट टैक्स में एक मेजर डिफरेंस होता है, जो बर्डन टू शिफ्ट टैक्स वाला जो डिफरेंस होता है ना, ये रेड कलर में लिखा हुआ है। यही डिफरेंस जो है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को मेजरली अलग बनाता है। आप क्या कर सकते हो? अपने टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स और ब्लैक मनी एक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है GST और कस्टम्स वगैरह। एक्साइज वगैरह जो भी था वो अभी है नहीं, बहुत रेयर जगह पे लगता है, पर मेन GST और कस्टम्स। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है टैक्स लगाने के बारे में। आर्टिकल 265 बोलता है कि दुनिया में कोई टैक्स नहीं लगा सकता और इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगा सकता, एक्सेप्ट अगर अथॉरिटी ने उसको पावर दिया हुआ है। अथॉरिटी मतलब क्या है? अगर फिर उसके नीचे आर्टिकल 246 बोलता है कि आपको 3 लिस्ट दी हुई है 7th शेड्यूल में, जो बताएगी कि कौन से टॉपिक पे ऊपर किसकी अथॉरिटी है कानून बनाने की। तो अथॉरिटी यहाँ से पता चलता है। तो यूनियन लिस्ट दी हुई है जिसमें अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा और राज्यसभा जो बोलते हैं ना, पार्लियामेंट की अथॉरिटी है। स्टेट लिस्ट में किसकी अथॉरिटी है? आपके स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो सवाल ये आता है सर इनकम टैक्स कहाँ से निकला है? इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट से निकला है। मतलब आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल का यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 जो क्या देता है? इनकम टैक्स को लगाने की पावर देता है पार्लियामेंट को, पर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट का।
सर हम ये चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं वो बताओ, ये सिलेबस में क्या सीखने वाले हैं? तो हम एक्ट नहीं सीखने वाले हैं, हम लॉ सीखने वाले हैं। हम एक्ट नहीं सीखने वाले हैं, हम लॉ सीखने वाले हैं, मतलब हम कानून सीखने वाले हैं। लॉ में क्या आएगा? लॉ में देखो 3 बड़ी चीजें आएगी, 3 छोटी चीजें आएगी। सबसे पहले आएगा इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का मतलब क्या है? सेक्शन 1 में दिया हुआ है, शॉर्ट टाइटल है इनकम टैक्स एक्ट 1961। कब से लगा? 1 अप्रैल 1962 से लगा, और कहाँ तक लगेगा? पूरे इंडिया पे लगेगा। फिर बात करते हैं एनुअल फिनांस एक्ट। हर साल फिनांस एक्ट अलग होता है। इस साल फिनांस एक्ट 2021 है, जब फिनांस बिल्स फिनांस मिनिस्टर लेके आएगी बजट वाले दिन, तो जब वो पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, प्लस उसके ऊपर साइन मिल जाएगा, असेंट मिल जाएगा प्रेसिडेंट का, तो एक्ट बन जाएगा। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स रूल्स क्या बात करता है सर? इनकम टैक्स रूल्स बात करता है सीबीडीटी के पास पावर है, जब पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेगी? रूल्स डाल सकती है। सर्कुलर्स की बात करें तो ये बाइंडिंग किसके ऊपर होते हैं? डिपार्टमेंट के ऊपर, बाकी सब लोगों के लिए गाइडेंस पर्पस के लिए होते हैं। नोटिफिकेशन सबके ऊपर बाइंडिंग होती है, एग्जाम्पल ड्यू डेट का, एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन। और केस लॉ की बात करें तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी लॉ का ही दर्जा दिया हुआ है बेसिकली, तो वो भी क्या माना जाएगा? पार्ट हो जाएगा। बाद में क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं व्हाट इज सबसेक्शन एंड क्लॉज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू। क्लॉज और सबसेक्शन में क्या डिफरेंस है सर? देखो 911, 91, 92, 93 अगर ऐसा सेक्शन है, 1, 2, 3 इंडिपेंडेंट है, उनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं हो, क्लॉज बोला जाएगा। अगर तीनों मिलके एक सेक्शन पढ़ा जाएगा तो सबसेक्शन बोला जाएगा। सर प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, विराट कोहली हर मैच में अच्छा खेलेगा, एक्सेप्ट कभी कभी नहीं खेलेगा। एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन की बात करता है। फिर पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। पार्ट 2 में बात किया गया है कि टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होगा, उसकी स्टेप क्या है। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दो, ये याद नहीं करना, सोचना भी मत याद करने का, ये याद नहीं करना, एग्जाम में नहीं पूछेगा क्या है स्टेप्स। भाई ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैं बताऊंगा एज इट इज, मैंने यहाँ पे अपने छोटा करके लिख दिया है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। स्टेप्स क्या है भाई? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दो, उसके बाद इनकम जो भी है उसकी क्लासीफाई कर दो 5 अलग अलग हेड में। फिर क्या करना है? हर एक हेड का अलग कंप्यूटेशन कर देना है। उसके बाद क्लबिंग का एडजस्टमेंट कर देना है, सेट ऑफ का एडजस्टमेंट कर देना है, कैरी फॉरवर्ड का कर देना है। जो आएगा उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे, उसमें से डिडक्शन लेस कर देना है, आपका टोटल इनकम आ जाएगा, नेट टोटल इनकम आ जाएगा। उसमें आपको क्या कर देना है? उसमें बेसिकली लेस कर देना है चैप्टर 6 के डिडक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप कैसे करोगे? देखो सबसे पहले समझो मिस्टर महेंद्र है, एक सेकंड, ये है मिस्टर महेंद्र, जिसका हम क्या निकाल रहे हैं? टैक्स लाइबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का ले लेना है इनकम। हर एक एसएससी के केस में हर हेड का इनकम जरूरी नहीं हो। सेकंड हाउस प्रॉपर्टी हेड का ले लेना है। थर्ड आपको पीजीबीपी ले लेना है। फोर्थ आपको कैपिटल गेन्स ले लेना है। और फिफ्थ आपको आईएफओएस ले लेना है। ठीक है, ये 5 हेड हो जाए, उसके बाद आपको ऐड या फिर लेस कर देना है क्लबिंग या सेट ऑफ के प्रोविजन, जो भी होगा, या ऐड होगा या लेस होगा, वॉट एवर द केस में भी। ये आपका क्या आ जाएगा? इसके बाद GTI आ जाएगा। इसमें से जब आप डिडक्शंस लेस कर दोगे, डिडक्शंस चैप्टर 6A के क्या होते हैं जब देखेंगे तब पता चलेगा, ये लेस कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगा। ये टोटल इनकम के ऊपर जब आप रेट मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बेसिकली टैक्स निकल जाएगा। सिंपल है, ये अभी निकाल देता हूँ, नहीं तो नोट्स खराब हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पता चल गया रहेगा टोटल इनकम कैसे निकालना है। ये पता नहीं चला रहेगा, एक थोड़ा सा डेमो कुछ समझ गया रहेगा कि ऊपर ऊपर से, अभी तक तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, मैंने बहुत ही बेसिक सी बातें की है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझा रहेगा। पार्ट 3 में हम लोग क्या देखेंगे? देखो सेक्शन 1 क्या देखा हम लोग ने? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट। पार्ट 3 में अभी हम देखने वाले हैं अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस। असेसी का डेफिनेशन, पर्सन का डेफिनेशन, असेसमेंट का डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन, इंडिया का डेफिनेशन। ये सब चीज़ें हम लोग आज क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस। ठीक है, जो कि सेक्शन 2 है। फिर सेक्शन 3 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर की बात करता है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? सेक्शन 4 जो है वो फिर चार्जिंग सेक्शन की बात करेगा, जहां से ये इनकम टैक्स का डिस्कशन एकदम थोड़ा क्रिटिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो जस्ट ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है,
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई आपको अगर एनरोल करना है तो यू कैन एनरोल फॉर क्लास, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। आपको ये क्वालिटी में, ये प्राइस रेंज में कहीं नहीं मिलेगा भाई। सर फिर इतना आपको करना है, आप लेट्स ग्रो टुगेदर करते हो तो सर फ्री में ही पढ़ाओ ना। फ्री में देखो पढ़ाएंगे, दो प्रॉब्लम होगा, एक तो वैल्यू क्रिएशन नहीं होता, अभी भी ये कम प्राइस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है कि वैल्यू क्रिएशन नहीं होता। कोई सेम टीचर इससे भी शायद कम अच्छा पढ़ाए और अगर वो 15,000 रुपये फीस लेगा ना, 15,000 रुपीज, तो आपको ये लगेगा कि वो अच्छा पढ़ाता है। तो अगर कोई फ्री पढ़ाता है तो कोई आधे से ज्यादा तो ऐसा होता है कि कोई दिखता ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरा भाई मुझे भी अपना घर चलाना है, इट इज एज सिंपल एज दैट। भाई आपको भी पता है कि भाई घर तो चलाना है ना, इतना नॉलेज लेके करोगे क्या जब कुछ घर वाले ही ऐसे बैठे, ठीक है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो एकदम कम रेंज है ताकि हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। सो सिंपल सी चीज़ है। तो आप क्या करना है अभी, आप इतना आज के लिए तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इतना अच्छे से पढ़ लो, फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।